Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. So, we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 22nd of June 2025. 22 जून 2025 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले कुछ सवाल जिनके जवाब यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, प्लस आपकी प्रैक्टिस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आई होप आप लोग करेंगे और प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करें यार। हमने 150 लाइक का टारगेट बनाया, ज़्यादा नहीं। तो अगर आप लोग 500 लोग भी देख रहे हैं ना वीडियो, तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो फ्रॉम योर एंड। तो आप ही लोग के कारण तो हम बढ़ पाएंगे, तो प्लीज़ डू दैट फ्रॉम योर एंड। आई होप आप लोग इसको मना नहीं करेंगे, लाइक ज़रूर करेंगे। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सवाल के साथ। इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी एन इंक्रीज इन द कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो ऑफ द बैंक्स वुड इम्प्लाई। अगर हम कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो बढ़ाते हैं तो इसका मतलब क्या है? बैंक्स हैव मोर कैपिटल टू एब्जॉर्ब पोटेंशियल लॉसेस, बैंक्स आर लेंडिंग मोर एग्रेसिवली, द नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स ऑफ बैंक्स हैव रिजन एंड द आरबीआई इज रिड्यूसिंग द रेपो रेट टू स्टिमुलेट ग्रोथ। बहुत ही आसान सवाल है, आई होप आप लोग आंसर कर पाएंगे। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ए। मतलब अगर कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो CRAR बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि बैंक्स जो है वो ज़्यादा पोटेंशियल लॉस को एब्जॉर्व करने की कैपेबिलिटी रख रहे हैं। तो ए विल बी द आंसर फॉर दिस। क्वेश्चन नंबर 2 यूपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजीज आर यूज्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ कोविड-19 वैक्सीन? ऑप्शंस आर mRNA बेस्ड टेक्नोलॉजी, एडिनो वायरस बेस्ड वेक्टर बेस्ड टेक्नोलॉजी, इनएक्टिवेटेड वायरस टेक्निक। तो इसका करेक्ट आंसर बहुत ही आसान है, 1 2 3 तीनों ही टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है ना। कोई फाइजर ने कोई और यूज़ की थी, किसी ने कोई और यूज़ की थी, तो तीनों ही यूज़ हुई हैं। अगले सवाल पे आते हैं। इंडिया इज अ मेंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस? अब इनमें से किसका मेंबर इंडिया है? पहला लिखा है ऑप्शन वासेनार एग्रीमेंट, दूसरा अरेंजमेंट, दूसरा लिखा है ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, तीसरा लिखा है न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप। बहुत ही अच्छा सवाल है, आई होप यू विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज 1 and 2। तीसरे का मेंबर एनएसजी का मेंबर इंडिया नहीं है, 1 and 2 का मेंबर इंडिया है। तो वासेनार एग्रीमेंट अरेंजमेंट है क्या? एक एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम है, याद रखिएगा, वॉलंटरी एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम है। 1996 में स्टैब्लिश हुई थी, जिसमें 42 मेंबर कंट्रीज हैं विच आर कोऑर्डिनेटिंग ऑन कन्वेंशनल आर्म्स एंड डुअल यूज टेक्नोलॉजीज। तो कन्वेंशनल आर्म्स और डुअल यूज टेक्नोलॉजीज में एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम के रिगार्डिंग एक ग्रुपिंग बनी है। सेकेंड है ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, एक मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रजीम है अगेन, लेकिन यह है टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेपन्स। याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप इज बेसिकली टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ केमिकल्स एंड बायोलॉजिकल वेपन्स। अब इसको कैसे याद करोगे? तो उसकी टेक्निक छोटी सी हो सकती है, जैसे ए इज फॉर ऑस्ट्रेलिया ग्रुप ना, और बी इज फॉर बायोलॉजिकल, सी इज फॉर केमिकल, तो ABC याद कर लो, है ना। इसी तरीके से आप याद कर लोगे। ऑस्ट्रेलिया ग्रुप का एस्टैब्लिशमेंट 1985 में हुआ था इन रिस्पॉन्स टू इराक्स यूज ऑफ केमिकल वेपन्स ड्यूरिंग द ईरान इराक वॉर। 43 कंट्रीज हैं प्लस यूरोपियन यूनियन है, इंक्लूडिंग इंडिया। इंडिया भी एक मेंबर है, तो दोनों का ही मेंबर इंडिया है। आगे मूव करते देखते और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है आज के। तो अब हम न्यूज़ पार्ट में आ जाते हैं। पहली जो न्यूज़ है, इजराइल हिट्स ईरान न्यूक्लियर साइट, गेयर्स अप फॉर लॉन्ग वॉर। अब इसमें न्यूक्लियर साइट के ही नाम रोज आ रहे हैं, मैंने कल भी बताए थे, फिर से रिपीट कर देता हूँ। आज जो ये हुआ ही इस्फहान में जो न्यूक्लियर फैसिलिटी वो है। इसके अलावा जो नाम अभी तक आ चुके हैं उसमें आपको एक नातांज का नाम आता है, एक अराक न्यूक्लियर के फैसिलिटी आता है, इस्फहान आ गया आज, ठीक है। देन बुशहर आ गया एंड फोर्डो। तो ये 5 नाम आप ज़रूर अभी तक याद कर लेना, है ना, दे आर इम्पॉर्टेंट। आगे देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो यू कैन मूव अहेड विद मी, बिल्कुल आप मेरे साथ आगे बढ़ सकते हैं। उड़ीसा में 50,000 people affected by flash flood in the सुबर्णरेखा रिवर। तो यहाँ पे फ्लैश फ्लड आया, कहाँ पे आया? ये आया आपका सुबर्णरेखा नदी में, और बिकॉज ऑफ दैट नियर अबाउट 50,000 people वर अफेक्टेड। तो एक तो सबसे पहली बात क्या होता है कि एक क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, फ्लैश फ्लड क्या होता है, ठीक है ना। तो फ्लैश फ्लड का मतलब क्या होता है कि जब सडनली वाटर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाए बिकॉज ऑफ सम रीजंस, तो उसको हम बोलते हैं फ्लैश फ्लड। ये बीच में आपने सिक्किम के रिगार्डिंग भी पढ़ा होगा, जब सिक्किम में ग्लेशियल लेक आउटवर्स फ्लड आ रहा था, तो वो भी और कई बार सडनली भी आ जाता है, तो उसको हम बोलते हैं फ्लैश फ्लड, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है।
थोड़ा सा फैक्ट मैं आपको सुवर्णरेखा नदी के बारे में भी बताना चाहता हूँ। और सुवर्णरेखा नदी जो है वो 3 स्टेट से बहती है। एक तो आपका झारखंड से बहती है, दूसरा आपका वेस्ट बंगाल से बहती है, फिर उड़ीसा से। तो 3 स्टेट से जहाँ से ये बहती है, कहाँ कहाँ से, एक हो गया आपका झारखंड, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये फाइनली मीट करती है आपका सॉरी 3 स्टेट्स जो हो गए वो मैंने आपको बता दिया। थोड़ा सा अपन इसका कोर्स समझ लेते हैं, थोड़ा सा इसका नाम भी देख लेते हैं कैसे बना। तो सुवर्ण रेखा इज बेसिकली, सुवर्ण का मतलब होता है गोल्ड, याद रखिएगा, सुवर्ण का मतलब होता है गोल्ड, एंड रेखा का मीनिंग होता है स्ट्रीक या लाइन, लाइन जिसको हम बोलते हैं। ठीक है ना। तो गोल्ड की माइनिंग होती थी बेसिकली नियर इसके रांची में एक जगह है पिस्का नाम की, पिस्का नाम की जगह है रांची में, वहाँ पे गोल्ड की माइनिंग होती थी, जो इसी के उसमें आता था। इसी कारण से इसको हम क्या बोलते हैं, बेसिकली वी कॉल इट सुवर्ण रेखा। ठीक है ना। और इसका जो ओरिजिन है वो यहीं पे है, पिस्का नाम की जगह पे ही है, जो रांची झारखंड में। ठीक है, तो पिस्का रांची झारखंड में इसका ओरिजिन है। याद रखिएगा, झारखंड से इसका ओरिजिन होता है। फिर उसके बाद ये बहती है वेस्ट बंगाल में, उसके बाद आपका फिर ये उड़ीसा की तरफ चली जाती है। ठीक है, तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। अगर ट्रिब्यूटरीज कोई पूछे आपसे, प्रोमिनेंट जो ट्रिब्यूटरीज है इसकी, तो वो कौन कौन सी है, थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें खारकई एक बहुत इंपॉर्टेंट एक नदी है, खारकई, राइट डाउन खारकई। देन रोरो, रोरो इज अगेन अ ट्रिब्यूटरी ऑफ दिस कांची, कांची। ठीक है, तो खारकई, कांची, रोरो, हरमू नदी, दामरा, ये कुछ अलग अलग ट्रिब्यूटरीज हैं जो इसकी है। तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट जो है थोड़ा खारकई ही है, आई होप यू विल रिमेंबर दैट एज वेल। और एक हुंद्रू फॉल्स है, दैट इज ऑन द सुवर्णरेखा रिवर, तो ये लिख लेता हूँ, हुंद्रू, हुंद्रू फॉल। तो ये सुवर्णरेखा नदी की पूरी जो कहानी है वो मैंने आपको बता दी। आई होप यू आर क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। आगे देखते हैं ऑपरेशन सिंधु, पता है आपको, फिर से रिपीट बस कर देता हूँ मैं। ऑपरेशन सिंधु मतलब कि जो ईरान से अपन ले आ रहे हैं ना अपने इंडियंस को वापस, तो उसको हम बोलते हैं ऑपरेशन सिंधु। DNPA बैट्स फॉर प्रोटेक्शन ऑफ कॉपीराइट इन AI मॉडल ट्रेनिंग। अब यहाँ पे बात चल रही है DNPA की। DNPA मतलब डिजिटल न्यूज़ पब्लिशर्स एसोसिएशन। अगर आपसे कोई पूछे DNPA क्या है, तो डिजिटल न्यूज़ पब्लिशर्स एसोसिएशन, इट्स अ इंडस्ट्री बॉडी ऑफ ट्रेडिशनल मीडिया ऑर्गेनाइजेशन विद द मेजर प्रिंट प्रेजेंस। मतलब ऐसा मीडिया जो प्रिंट प्रेजेंस ज़्यादा रखता हो, उसका ट्रेडिशनल मीडिया का एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम बोलते हैं DNPA, डिजिटल न्यूज़ पब्लिशर्स एसोसिएशन। द हिंदू जो न्यूज़पेपर हम पढ़ रहे हैं ना, वो भी DNPA का मेंबर है। ठीक है ना। इंडियन एक्सप्रेस हो गया, ये सब हो गए। तो ये आज स्टेटमेंट आया DNPA का कि AI मॉडल्स की जो ट्रेनिंग हो रही है उसमें न्यूज़पेपर्स का और प्रिंट मीडिया का जो यूज़ हो रहा है, दैट इज़ एक्चुअली अ कॉपीराइट वायलेशन, है ना। तो डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री इंटरनेट ट्रेड जो आता है, DPIIT जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का, उसको कहा गया है कि भाई आप इसमें देखो ना कि कहीं हमारा जो कॉपीराइट वायलेशन तो नहीं कर रहा ये AI टेक्नोलॉजी में। तो दैट इज़ व्हाट इज़ गोइंग ऑन, पब्लिशर्स बोल रहे हैं ना। आगे मूव करते देखते और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है। अगली न्यूज़ यहाँ पे, ड्रीम स्कूल्स इन मेकिंग, उड़ीसा गवर्नमेंट्स बिग पुश फॉर द प्राइमरी एजुकेशन। अब उड़ीसा गवर्नमेंट ने प्राइमरी एजुकेशन के लिए एक बड़ा स्टेप उठाया है, और यहाँ पे उन्होंने मोहन मांझी की जो गवर्नमेंट है उसने स्टार्ट किया है द GMAPV स्कीम। GMAPV स्कीम क्या है, गोडा बरीश मिश्रा आदर्श प्राथमिक विद्यालय स्कीम। याद रखिएगा, गोडा बरीश मिश्रा आदर्श प्राथमिक विद्यालय। तो अगर आपसे कोई पूछे कि GMAPV स्कीम कहाँ स्टार्ट हुई है, तो उड़ीसा में स्टार्ट हुई है। फुल फॉर्म पूछ ले, गोड़ा बरीश मिश्रा आदर्श प्राथमिक विद्यालय स्कीम कहाँ स्टार्ट हुई है, उड़ीसा में हुई है। इसका एम क्या है, बेसिकली रिवोल्यूशनाइजिंग द प्राइमरी एजुकेशन। और इसको कैसे रिवोल्यूशनाइज करेंगे वो, बाय एस्टैब्लिशिंग हाई क्वालिटी प्राइमरी स्कूल्स। तो हाई क्वालिटी प्राइमरी स्कूल्स एस्टैब्लिश की जाएंगी अंडर दिस स्कीम। ठीक है, अच्छा अब नाम किसका है, नाम है गोडा बरीश मिश्रा का। तो गोडा बरीश मिश्रा कौन थे, तो ही वॉज अ प्रोमिनेंट फ्रीडम फाइटर एंड एजुकेशनिस्ट। याद रखेगा, ही वॉज अ फ्रीडम फाइटर एंड एजुकेशनिस्ट। तो उनका नाम भी याद रखेगा। कभी अगर आपसे पूछ ले कि गोडा बरीश मिश्रा कौन थे भैया, क्यों न्यूज़ में थे, तो ही वॉज अ प्रोमिनेंट एजुकेशनिस्ट फ्रीडम फाइटर फ्रॉम उड़ीसा। ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, ये भी थोड़ा सा आप याद रखिएगा। एंड उड़ीसा की ये स्कीम है आदर्श विद्यालय की, और प्राइमरी स्कूल के लिए याद रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, दिस इज प्राइमरी एजुकेशन। ठीक है ना। एंड गोडा बरीश मिश्रा का थोड़ा सा मैं और बता दूं आपको, बेसिकली ही वॉज अ पोएट एंड नोटेबल सोशलिस्ट एज वेल फ्रॉम उड़ीसा। पोएट भी थे, एजुकेशनिस्ट भी थे, फ्रीडम फाइटर भी थे, एंड लिटरेचर में भी बहुत इनका योगदान था। तो उड़िया लिटरेचर को बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान रहा है गोडा बरीश मिश्रा का। ही वॉज वेरी मच एसोसिएटेड विद द
फॉर उड़िया लिटरेचर, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है कि उड़िया लिटरेचर के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इनका रोल रहा है। एंड पॉलिटिकल लाइफ में जैसे मैंने बताया कि ही वॉज इंस्पायर्ड बाय महात्मा गांधी एंड गोपाल बंधु दास से इंस्पायर्ड थे। ही जॉइंट कांग्रेस पार्टी, याद रखें कांग्रेस पार्टी ज्वाइन भी की थी इन्होंने। तो इस तरीके से ये उसके मेंबर भी बने, मतलब कि आपका फ्रीडम फाइटर का भी मेंबर बने, है ना। एंड ये सुभाष चंद्र बोस से इंस्पायर्ड थे, तो फॉरवर्ड ब्लॉक इन्होंने 1939 में ज्वाइन कर लिया था। तो ही ऑल्सो ज्वाइन द फॉरवर्ड ब्लॉक। तो ये भी थोड़ा सा आप याद रख सकते हैं। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग ऑल दीज फैक्ट जो मैं आपको बताता रहता हूँ। आगे मूव करते हैं। इंडिया सेट टू इंटीग्रेट रेयर ब्लड डोनर रजिस्ट्री विद द ई रक्त कोष। तो ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे एक पोर्टल है, आप सबको पता होगा, ई रक्त कोष का एक सिटीजन सेंट्रिक पोर्टल है और मोबाइल ऐप भी है, जहाँ पे आपको नियरेस्ट ब्लड सेंटर, ब्लड अवेलेबिलिटी, ब्लड डोनेशन कैंप्स की जानकारी मिल जाती है, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट का ये ऐप है ई रक्त कोष, और इस ऐप में आपको ब्लड बैंक की जानकारी मिल जाएगी जो आपके लोकेशन के आसपास होगा। एंड इट्स अ इनिशिएटिव टू कनेक्ट द ब्लड बैंक्स, डिजिटाइज करना है बेसिकली ब्लड बैंक्स को, वो इसका एम रहता है। अब यहाँ पे एक और रजिस्ट्री होती है रेयर ब्लड डोनर रजिस्ट्री। रेयर ब्लड डोनर रजिस्ट्री मतलब कि जो रेयर ब्लड मार्कर्स हैं उनका जो रजिस्ट्री है उसको इंटीग्रेट किया जाएगा ई रक्त कोष के साथ, ठीक है ना। तो रेयर ब्लड ग्रुप जो है दैट विल बी एबल्ड एक्सेस्ड सेंट्रलाइज सिस्टम है रेयर ब्लड डोनर रजिस्ट्री। ये NHS यानी कि नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत डेवलप हुआ है। यहाँ पे बेसिकली इसको ई रक्त कोष के साथ मर्ज किया जाएगा, ठीक है। तो दिस विल बी मर्ज्ड विद द ई रक्त कोष, ताकि दोनों की डिटेल्स आराम से लोगों तक मिल जाए। एंड यहाँ पे एक डिसीज़ के बारे में आया था, तो यहाँ पे देख लो लिखा है वॉन विली ब्रांड डिसीज़, याद रखिएगा। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है आपका वॉन विली ब्रांड डिसीज़। तो व्हाट इज दिस डिसीज? तो इट्स अ ब्लीडिंग डिसऑर्डर कॉज्ड बाय लो लेवल्स ऑफ क्लॉटिंग प्रोटीन इन द ब्लड। इसको लिख लेना आप लोग, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इट्स इनहेरिटेड, ज़्यादातर ये इनहेरिटेड रहती है, मैक्सिमम केसेस में इनहेरिटेड रहती है, लेकिन ये पूछा जा सकता है। हीमोफीलिया भी आप सबको पता है कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ब्लड डिसऑर्डर है, लेकिन ये तो आपको नया डिसीज़ है ना, वॉन विली ब्रांड डिसीज़। वॉन विली ब्रांड डिसीज़, इसको आप याद रखिएगा। इट इज़ बेसिकली अ ब्लीडिंग यानी ब्लड डिसऑर्डर है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, ब्लीडिंग होती रहती है, कॉज्ड बाय लो लेवल्स ऑफ क्लॉटिंग प्रोटीन। तो आपके अंदर जब क्लॉटिंग प्रोटीन कम होता है तो वॉन विली ब्रांड डिसीज़ बोलते हैं उसको। तो ये भी देखो नया चीज़ था, अच्छी चीज़ सीखने को मिली। FATF के बारे में आप सबको पता है कि FATF क्या है। FATF बेसिकली फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, जिसका फाउंडेशन हुआ था 1989 में। और ये जब बना था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, तो ये बना था G7 के इनिशिएटिव से। तो ये भी आपको पता होगा, G7 के कारण इसको बना था। और इसका जो बना था तो इसका मेन काम था मनी लॉन्ड्रिंग से लड़ना, लेकिन 2001 में इसके अंदर एक और नया काम जोड़ दिया गया कि आप भैया टेरर फाइनेंसिंग को भी स्टॉप करोगे। तो 2001 में एक काम जोड़ा टेरर फाइनेंसिंग को रोकने का। और अभी रिसेंटली भी एक अमेंडमेंट हुआ था जिसमें बोला गया कि भाई आप देखो कि मतलब वो टेररिस्ट ग्रुप्स और ये जो है ये इस तरह से क्रिप्टो का यूज़ करके भी ना कुछ करें। तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर विच आर मैंडेटेड अंडर दिस। इसका जो सेक्रेटेरिएट है वो OECD पेरिस में है, याद रखिएगा, OECD पेरिस में। हालांकि OECD और ये अलग अलग संस्थाएं हैं। FATF में 40 मेंबर कंट्रीज़ हैं, याद रखना, 40 मेंबर कंट्रीज़ हैं। बेसिकली हेडक्वार्टर पेरिस में ही है, जैसा मैंने आपको बताया। तो ऑल दिस थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो यहाँ तो ऐसे कोई खास न्यूज़ आर्टिकल है नहीं। हाउ विल इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट इम्पैक्ट इंडिया? देखो एक्चुअली तो अगर मैं बताऊं कि दोनों इंडिया इजराइल और इंडिया ईरान दोनों के ही साथ हमारा ट्रेड बहुत ज़्यादा नहीं है अभी। हालांकि इजराइल के साथ हमने डिफेंस के डील्स कुछ किए हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ईरान के साथ तो हमने बहुत कम कर दिया है। ईरान के साथ 2017 के आसपास $14 बिलियन का ट्रेड होता था हमारा, विच हैज़ ड्रॉप्ड टू $1.4 बिलियन लास्ट ईयर बिकॉज ऑफ द सैंक्शंस इम्पोज्ड बाय द अमेरिका। इंडिया का हालांकि डिफेंस इंपोर्ट इजराइल के साथ बढ़ा है फ्रॉम $5.6 मिलियन टू $128 मिलियन। तो हमने काफ़ी इम्पोर्ट बढ़ाया है, ठीक है ना। इम्पैक्ट कहाँ से होगा? तो इम्पैक्ट जैसे ग्लोबली इम्पैक्ट पड़ेगा ना, वैसे ही पड़ेगा जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में मेन इम्पैक्ट पड़ेगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज चूँकि वो ईरान के कंट्रोल में रहती है,
और एक चोक पॉइंट है, बहुत ज़्यादा ऑयल का ट्रेड वहाँ से होता है, तो हो सकता है ऑयल प्राइसेस इंक्रीज हो जाए। दिस इज़ हाउ इट कैन है। लेकिन डिप्लोमेटिकली हमारे ऊपर जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो ये है कि हम दोनों के साथ ही अच्छा रिलेशन बनाना चाहते हैं, लेकिन अब वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, है ना, बिकॉज वी विल हैव टू सपोर्ट वन और दी अदर। तो वो एक इशू रहेगा जो डिप्लोमेटिकली इसको बैलेंस करना, दैट विल बी द मेजर इशू। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। अ डायर स्ट्रेट, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात चल रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आप देख लो कैसे कैसे है, तो गल्फ ऑफ ओमान, इधर साइड आपका गल्फ ऑफ ओमान रहता है, इधर साइड आपका पर्शियन गल्फ है। और देखो ये ईरान यहाँ से इसको कंट्रोल कर सकता है, चोक पॉइंट है। ओमान के सामने भी है यहाँ, ये ओमान है, ये यूनाइटेड अरब अमीरात से यूएई है, ये कतर है, ये सऊदी है, और ये आपका ईरान है। तो इस तरीके से पूरा पर्शियन गल्फ और आपका जो पार्ट है गल्फ ऑफ ओमान का, वो इस तरीके से कनेक्टेड है। आगे मूव करते देखते और क्या इंपॉर्टेंट है। तो यू कैन मूव अहेड। यहाँ तो ऐसी कोई खास न्यूज़ लग नहीं रही है। तो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक आवर वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।